गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑनलाइन पढ़ाई में इतिहास का लेसन पढ़ेंगे, जो 7वें नंबर का लेसन है हमारा मौर्यकालीन भारत। तो देखो बच्चों, इस लेसन में हमें देखना है कि जो मौर्य काल था, सबसे पहले जो मौर्य काल था, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो आपको मालूम ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उसे बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। अब इनके काल में जो हमारा भारत देश था, वह कैसा था, कौन कौन से प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे और भारत देश का विस्तार उन्होंने किस प्रकार किया था, इसका अध्ययन इस लेसन में आज हमें करना है कि मौर्य काल में भारत किस प्रकार का था, उसका विस्तार किस प्रकार का था, कौन कौन सी घटनाएं मौर्य काल में भारत देश में हुई, इसकी जानकारी इस लेसन में आज हम लेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस लेसन में जो पहला पॉइंट है हमारा, वह है यूनानी यानी कि ग्रीक सम्राट सिकंदर का आक्रमण। यूनानी यानी कि ग्रीक लोग, जिन्हें यूनानी भी कहा जाता है, और वह था सिकंदर, इसने आक्रमण किया था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य मैंने अभी आपको बताया कि मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है, यानी कि जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, वह है चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी जानकारी लेनी है। अब सबसे पहले देखो, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान में साइरस नामक राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। यह साम्राज्य पश्चिमोत्तर भारत से लेकर रोम तथा अफ्रीका के इजिप्ट तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व 518 में लगभग ईरान के दारयूश नामक सम्राट ने भारत के पश्चिमोत्तर का प्रदेश और पंजाब तक का कुछ क्षेत्र जीत लिया था। दारयूश ने इस प्रदेश के कुछ सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती करवाया था। इन सैनिकों की जानकारी ग्रीक इतिहासकारों के साहित्य द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट दारियुश के कार्यकाल में भारत और ईरान के बीच राजनीतिक संबंध प्रस्थापित हुए। इससे व्यापार और कला के क्षेत्रों में आदान प्रदान बढ़ा। सम्राट दारियुश ने अपने साम्राज्य में सर्वत्र दारिक नामक मुद्रा को प्रचलित किया। इससे व्यापार करना सुलभ हुआ। सम्राट दारियुश के कार्यकाल में राजधानी नगरी पर्सिपोलिस का निर्माण किया गया। पर्सिपोलिस ईरान में है। अब देखो, जो इस प्रकार की जो यहाँ मुद्रा दिख रही है हमें, वह है जो दारियुश का जो सम्राट था, उन्होंने इस मुद्रा को प्रचलित किया था। इसे दारिक नामक मुद्रा से पहचाना जाता है। और जो राजा था, उनके बहुत अधिक मात्रा में उनके सैनिक भी थे, लेकिन वो राजा था, उसके जो सैनिक थे, उन्होंने आक्रमण किया था। अब आगे का जो पॉइंट है, यूनानी सम्राट सिकंदर का आक्रमण। अब यूनानी जो राजा था, इनका जो सम्राट था, वह था सिकंदर। तो देखो, सिकंदर ने आक्रमण कहाँ किया था। यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 के भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर आक्रमण किया। वह सिंध नदी लांघ कर तक्षशिला पहुंचा। इस मार्ग पर स्थानीय भारतीय राजाओं ने उनके साथ घमासान युद्ध किए। फिर भी सिकंदर पंजाब तक पहुंचने में सफल रहा, परंतु इस अभियान में उसके सैनिकों को अपार कष्ट सहने पड़े। उन्हें मातृभूमि को लौटने की तीव्र इच्छा हो रही थी। सैनिकों ने सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह किया। सिकंदर के लिए पीछे हटना आवश्यक हो गया था। भारत के जीते हुए प्रदेशों के प्रबंधन हेतु उसने यूनानी अधिकारियों को नियुक्त किया और उन्हें सत्रप कहा गया। इसके बाद वह लौट गया, परंतु बीच रास्ते में बेबीलोन नामक स्थान पर ईसा पूर्व 323 में उनकी मृत्यु हुई और यह स्थान वर्तमान इराक में है। अब देखो, जो यूनानी सम्राट था सिकंदर, इसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो अलेक्जेंडर था, इसने क्या किया, तो भारत देश पर इसने आक्रमण किया था। और कौन सी नदी लांघकर वह आया, तो वह सिंधु नदी लांघकर भारत देश में उसने प्रवेश किया और वह तक्षशिला इस गांव में पहुंचा। तो यहाँ के जो राजा थे, उनके साथ उनका युद्ध हुआ। फिर भी युद्ध करते हुए भी सिकंदर पंजाब तक पहुंच गया था, लेकिन उसका यह जो चलने का जो प्रयास था, यानी कि इतने बड़े दौर करके वह आया था, तो इससे उसके जो सैनिक थे वह थक गए थे। इस प्रकार के युद्ध से वह सैनिक थक गए थे और इन्हें युद्ध करने की इच्छा ही नहीं थी। वो अपनी मातृभूमि को उन्हें क्या करना था, लौट जाना था। ऐसी उनकी इच्छा थी कि हमें अपने देश में वापस जाना है, लेकिन सिकंदर उनकी बात नहीं मान रहा था। तो कुछ सैनिकों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसीलिए सिकंदर को पीछे हटना आवश्यक हो गया। लेकिन जिस प्रदेश में वह प्रदेश जीते थे, वहाँ से ही वह प्रवास करते हुए लौट रहा था। और इसके बाद जब वह बेबीलोन नामक स्थान पर
वह रुका तो उसकी मृत्यु हुई, तो 323 में उसकी मृत्यु हुई और वो गांव था इराक में ही था। अब सिकंदर के आगमन से भारत और पश्चिमी विश्व के बीच व्यापार बढ़ा। सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने साहित्य द्वारा पश्चिमी विश्व को भारत से परिचित कराया। यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा, इससे जिस शैली का निर्माण हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। यूनानी राजाओं के सिक्के वैशिष्ट्यपूर्ण होते थे। सिक्के पर एक और सिक्के ढालने वाले राजा का चित्र तथा दूसरी ओर किसी यूनानी देवता का चित्र अंकित रहता था। सिक्के पर उस राजा का नाम भी अंकित रहता था। सिकंदर के सिक्के भी ऐसे ही थे। कालांतर में भारत के राजाओं ने भी ऐसे ही सिक्के डालना प्रारंभ किया था। अब देखो, जो सिकंदर था वह लौटते समय इस एक शहर में, वह बेबीलोन नामक शहर में रुका, लेकिन लौटते समय ही उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लेकिन जब सिकंदर भारत में आया तो उसके आने से भारत का और पश्चिमी राष्ट्र जो थे इनमें व्यापार बढ़ गया। और सिकंदर के साथ जो इतिहासकार थे उन्होंने एक साहित्य द्वारा सिकंदर का जो परिचय है वह हमें करवाया था। और उसके बाद जो यूनानी मूर्तिकला का भारतीय कला शैली पर प्रभाव पड़ा, जो यूनानी लोग थे उनकी जो मूर्तिकला थी, उनके इस्तेमाल करने का तरीका, किस प्रकार मूर्तियाँ बनाई जाती है, इनका प्रभाव हमारे भारतीय शैली पर भी पड़ा था। और जो यूनानी राजा थे उन्होंने, उनके जो सिक्के थे, हर राजा अपने, जब उसका राज्य स्थापित होता है तो वह अपने नाम का सिक्का निकालता है। तो ऐसे सभी राजा करते हैं। तो यूनानी राजाओं ने भी ऐसे ही वैशिष्ट्यपूर्ण सिक्के निकाले थे। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग। तो सिक्के पे जो पहला भाग होता है उस पर राजा का चित्र उन्होंने बनाया और दूसरी बाजू पे उन्होंने यूनानी देवता का चित्र अंकित किया था। यानी कि ऊपर वाले भाग में यूनानी राजा का और नीचे वाले भाग में उन्होंने देवता का चित्र उन्होंने क्या किया था, अंकित किया था। तो ऐसा जो सिक्का था, तो उसी प्रकार के सिक्का हमारे भारत देश के जो राजाएं थे उन्होंने भी इस प्रकार के सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। अब देखो यहाँ जो सिक्का में दिख रहे हैं, देखो इस प्रकार सिकंदर का चांदी का सिक्का, दोनों पहलू। देखो इस प्रकार सिकंदर अलेक्जेंडर नाम से भी जाना जाता है। तो देखो इसने अपना खुद का चित्र सिक्के की एक बाजू पे बनाया था और दूसरी बाजू पर उनकी जो देवता थी, यूनानी राजाओं की जो देवता थी, इस प्रकार का उनका सिक्का था। यानी कि दूसरी बाजू पे देवता का सिक्का वह बनाते थे। तो इनकी इस प्रकार के सिक्के बनाने की कला देखकर हमारे जो भारत के राजा थे उन्होंने भी इस प्रकार के सिक्के बनाना शुरू कर दिया था। अब देखो जो दूसरा पॉइंट है मौर्य साम्राज्य, इसकी जानकारी हम अगले पीरियड को लेंगे। थैंक यू।